हेलो डियर स्टूडेंट। अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ऐसा है बेटा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये गिब्स एनर्जी, और जो गिब्स एनर्जी है बेटा ये एक चैप्टर है आपके में ये आपका थर्मोडायनेमिक्स। वो मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, मैं पढ़ाऊँगा आगे आपको। तो क्या होता है बेटा इस चैप्टर में बताया गया है आपको गिब्स एनर्जी के बारे में। फिलहाल आपको यहाँ क्या करेंगे, ये 3 चीज़ दे रखी हैं आपको, 3 पॉइंट दे रखे हैं बेटा। इन 3 पॉइंट को आप अच्छे से तैयार करेंगे, ये और ये। जैसे पहला पॉइंट है डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है रिएक्शन अपने आप आसानी से हो जाएगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है बेटा तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और रिवर्स रिएक्शन जो होगी वो उसकी वैल्यू नेगेटिव डेल्टा जी होगी, और निगेटिव होगी। जब डेल्टा जी निगेटिव होगी तो रिएक्शन जो होगी वो ऊपर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी बेटा, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, मतलब प्रोडक्ट्स होंगे और रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर डेल्टा जी 0 होगी तो उसका मतलब उसमें कोई भी एनर्जी, फ्री एनर्जी लेफ्ट नहीं है, और वहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। चलिए अब एक फार्मूला है जो मैं बताना चाहता हूँ। इस फार्मूले के ऊपर आप आसानी से वैल्यूज़ को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल, और जान सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी या 0 होगी। देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले को बेटा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। आर जानते हैं गैस कांस्टेंट होता है, टी जो होता है टेम्परेचर होता है, और के सी जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर एल एन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेना है और 2.303 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके चलिए ये न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे इनकी फ़ोटो खींच लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर phosphorylation of glucose in glycolysis is 13.8 किलो जूल पर मोल। ये आपको डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है और के सी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या याद किया है आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी इंटू एल एन के सी। एल एन लॉग वैल्यू साथ पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है आप लोगों ने तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं समझा दूंगा। तो इसको हम लोग एल एन को लॉग में कन्वर्ट करके, और या फिर एल एन की वैल्यू की भी टेबल आती है उसमें इनमें वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपका ये भी क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर बस एक सिंबल गायब है, उस सिंबल लगा दूँ मैं, ठीक है, इससे बेटा आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है बेटा, दैट इज फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। और इनको इफेक्ट को जो सबसे पहले स्टडी किया था कि कैसे इफेक्ट इक्विलिब्रियम को कौन से फैक्टर्स इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं और कैसे, वो साइंटिस्ट का नाम था ली चार्टलियर्स। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने क्या, अब फैक्टर्स कौन से होते हैं, मोस्टली जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो तो ये है कि प्रेशर हमने घटा दिया बढ़ा दिया, जब इक्विलिब्रियम पे आई बात, जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई तो हमने प्रेशर कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, ये ली चार्टलियर्स ने समझाया। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर है, ठीक है, कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तीसरा बताया वॉल्यूम, है ना, कि वॉल्यूम कम ज़्यादा करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही कंसंट्रेशन भी है, और आपका जो होता है क्या बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। ली चार्टलियर ने क्या कहा, बहुत इजी डेफिनेशन है, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। इक्विलिब्रियम ने ये कहा, ली चार्टलियर ने ये कहा कि अगर कोई
रिएक्शन या कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और उसमें हम कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ हम उसका इफ़ेक्ट कम कर सकें। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा जिस तरफ जिससे टेम्परेचर फिर से वही मेंटेन हो जाए, मतलब टेम्परेचर कुछ कम हो जाए, उस तरफ शिफ्ट होगा। प्रेशर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कि जो प्रेशर बढ़ाया है हमने उसकी जो उसका इफ़ेक्ट है उसको रिड्यूस करें, तो वो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जिस तरफ जो इफ़ेक्ट हमने जो चेंज किया है उसका इफ़ेक्ट कम हो जाए। ये कोशिश करता है कौन? इक्विलिब्रियम, और यही ली चार्टलियर्स ने कहा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। पहला है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मान लीजिए हमने इक्विलिब्रियम पर एक रिएक्शन है और हमने रिएक्टेंट साइड में बढ़ा दिया कंसंट्रेशन, तो क्या करेगा? ये कोशिश करेगा कि जो रिएक्टेंट बढ़ाया है वो कम हो जाए। और कम कैसे होगा बेटा? जब उसको रिएक्टेंट को और अधिक कंज्यूम किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब रिएक्टेंट को कंज्यूम अधिक करेंगे या इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ाने का इफ़ेक्ट कम हो जाए। मतलब हमने रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, जब रिएक्टेंट में हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो बेटा क्या होगा? वो कोशिश करेगा कि जो रिएक्टेंट बढ़ा है वो कम हो जाए। और कम कैसे होगा बेटा? जब उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, है ना? तो रिएक्शन कितना बढ़ेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझिए, मान लीजिए कि एक ये रिएक्शन है A प्लस B और ये फॉर्म करते हैं C प्लस D। अब एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने क्या किए? A और B बढ़ा दिए। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है कि इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें इसका इफ़ेक्ट कम हो जाए। तो जब बढ़ा रहे हैं A और B तो कोशिश क्या करेगा कि A और B कम हो जाए। कम कैसे होगा? जब वो A और B आपस में मिलकर क्या बना देंगे? C और D। इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। सिमिलरली अगर हम A और B को कम कर दें तब क्या करेगा कोशिश? फिर देखिए, अगर हमने A और B था जो कि C और D बना रहे थे और हमने इसकी जो A और B का कंसंट्रेशन था कम कर दिया, तो अब क्या कोशिश करेगा कि फिर से अधिक बनने लगे। A और B कम कर दिया हमने, तो अब इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कि A और B अधिक बने। और अधिक कब बनेगा? जब C और D मिलकर A और B बना देंगे। इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड बढ़ाएंगे बेटा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, बढ़ेगा इक्विलिब्रियम। और अगर हम A और B कम कर देंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। वही चीज़ हम करते हैं प्रोडक्ट के लिए। हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया हमने तो कोशिश करेगा हम कम हो जाएं। और कम कब होगा? जब C और D कंज्यूम होकर क्या बनाएगा? A और B, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। और हम C और D कम कर दें तो कोशिश करेगा कि हमको C और D अधिक से अधिक बनाएं। और अधिक से अधिक कब बनाएंगे? जब A और B आपस में मिलकर C और D बना देंगे। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा? रिएक्शन दे रखी होगी और कहा जाएगा कि हमने A और B बढ़ा दिया। तो आपको ध्यान रखना है, A और B बढ़ा दिया है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम ये कोशिश करेगा कि A और B को फिर से कंज्यूम करें और इतना कंज्यूम करें कि पिछली वैल्यू आ जाए। मतलब पहले मान लीजिए इसके 5 मोल थे, इसके 5 मोल थे, है ना? तो वो COD मिल रहा था। अब हमने क्या किए? इसके हमने 6 मोल और इसके हमने 6 मोल कर दिए। तभी कोशिश करेगा कि हम फिर से 5 मोल पे आ जाएं। तो क्या करेगा? जितना एक्स्ट्रा दिया है वो मिलकर C और D बना देगा। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करिएगा बेटा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल जो मैं समझाया आपको, ये वैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ठीक है, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी अवेलेबल भी है पीडीएफ फॉर्म में, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब बात करते हैं प्रेशर की। इसमें आपको थोड़ा सा एक छोटा सा रूल समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल को समझा देता हूँ, पहले आप रूल समझ लीजिए कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे हम किसी भी रिएक्शन का जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जैसे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और प्रेशर कम कर देंगे बेटा हम लोग, तो ये कोशिश करेगा बेटा कि हम उस तरफ शिफ्ट हों जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो। ये लिख लो बेटा आप लोग। अकॉर्डिंग टू डी चार्टिस प्रिंसिपल, इफ इंक्रीज द प्रेशर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट in the direction in which the number of moles are less। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और प्रेशर कम करने पर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। अब ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको, इसमें रिएक्टेंट साइड में देखिएगा बेटा तो यहाँ पे 4 मोल दे रखे हैं, एक CO का और 3 H2 के, और प्रोडक्ट साइड में एक CH4 है और एक H2O है बेटा। अब इसमें क्या होता है कि हमने प्रेशर बढ़ाया, जब प्रेशर बढ़ाएंगे बेटा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हमने, और इसी सिस्टम का जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक। हमने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, आधा हो गया। जब वॉल्यूम आधा हो गया बेटा, या मोल्स जो हैं वो अब कम वॉल्यूम में आ गए, तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे क्योंकि अधिक मोल्स हैं, और जब प्रेशर बढ़ाएंगे बेटा तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, अब फिर से रीएस्टेब्लिश्ड होगा। और कैसे रीएस्टेब्लिश्ड होगा, जब ये 4 मॉलिक्यूल या 4 मोल्स देख सकते हैं 2 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो गया। तो इक्विलिब्रियम को फिर से रीएस्टेब्लिश्ड या रीएस्टेब्लिश्ड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये कि जो अधिक मोल होंगे वो कम मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर इधर अधिक मोल होते तो ये भी क्या होते, रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता। तो आपको क्या याद करना है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अब चूँकि बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर एक रिएक्शन देते हैं आपको, हम एग्जांपल देते हैं H2 + I2 गिव्स 2HI। अब देखिए बेटा इसमें नंबर ऑफ मोल्स दो तरफ इक्वल हैं, तो इसका प्रेशर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं बेटा, और प्रेशर कम करने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं। और अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे बेटा तो उस पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, दोनों तरफ ज़्यादा है, बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एग्जांपल दे रखा होगा और कहा जाएगा कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो किस तरफ डायरेक्शन शिफ्ट होगी। अगर यही रिएक्शन दे रखी है बेटा तब तो आप बोल दोगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, है ना। अगर रिएक्शन ये दे रखी है बेटा 2NH3 गिव्स N2 + 3H2, तो आप बोलोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। कब, जब प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मोल से 4 मोल मिल रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, प्रेशर कम करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल हैं, देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कम करने पे, ज़्यादा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। आगे बढ़ते बेटा हम लोग। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इनर्ट गैस को जोड़ने पर बेटा या ऐड करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनर्ट गैस
रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। जो सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बेटा आपके टेम्परेचर चेंज पे। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम लोग तब इक्विलिब्रियम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में ली चार्ट इसमें क्या बताया, आइए समझते हैं। चलिए इसमें एग्जांपल देखिए समझते हैं। ये अमोनिया का एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये एक हैबर प्रोसेस का एग्जांपल है बेटा। इसमें बेटा क्या है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक एक पे चीज़ समझ लीजिएगा, डेल्टा एच निगेटिव है बेटा तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने प्लस डेल्टा एच लगा दिया, या हमने यहाँ पे प्लस एनर्जी लिख दी, क्योंकि बेटा ये कैसी रिएक्शन है, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है जब अमोनिया फॉर्म हो रही है। कैसे, देखिए ध्यान से, ये आपका N2 हो गया, ये आपका 3H2 हो गया, और ये आपका बन गया 2NH3। और चूँकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, साथ में क्या लिख दिया बेटा हमने, हीट लिख दिया। तो क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, और ये फॉर्म कर रहे हैं अमोनिया, और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, है ना, क्योंकि यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है। और बैकवर्ड में क्या है बेटा, एंडोथर्मिक। अब ये देखा गया हैबर प्रोसेस में कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो अमोनिया कम बनती है। अगर हमको अमोनिया अधिक फॉर्म करनी है तो हमें टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है बेटा, ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है बेटा। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ली चार्टलियर ने क्या कहा था कि अगर हम कोई चेंज करेंगे फैक्टर में तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करता है, या शिफ्ट होता है जिस तरफ उसका जो इफ़ेक्ट है कम हो सके। तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, तो ये अधिक हीट तो नहीं प्रोड्यूस करेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इफ़ेक्ट तो बढ़ता जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि इसको हम कंज्यूम कर लें, इसको हीट को, और कंज्यूम करने पर टेम्परेचर कुछ अब वापस मेंटेन हो जाएगा। तो क्या होता है कि NH3 डिकम्पोज होकर N2 और H2 बना देती है। तो अगर हमको N2 और H2 चाहिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर हमको अमोनिया अधिक चाहिए तो हम टेम्परेचर क्या करेंगे, कम कर देंगे। जब टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये N2 H2 मिलकर अधिक से अधिक अमोनिया बनाएंगे, साथ में हीट प्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो इफ़ेक्ट है वो कम हो सके, या जो टेम्परेचर बढ़ाया है, कम किया है, वो वापस मेंटेन हो सके। दैट्स वाई हैबर प्रोसेस में कम टेम्परेचर पर भी अमोनिया फॉर्म होती है। तो अगर आपको याद करना है ये, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो ये अधिक से अधिक हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो किस तरफ बढ़ेगा बेटा, ये अमोनिया की अमोनिया की तरफ बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कोशिश करेगा कि अधिक से अधिक हीट कंज्यूम करें, टेम्परेचर कैसे भी कम करें। और अगर हम टेम्परेचर कंज्यूम करने लगे, हीट कंज्यूम करने लगेंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, N2H2 ज़्यादा मिलेगा। तो आप इतना याद कर लो बेटा, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कि हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जो एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। और टेम्परेचर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस तरफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की। टेम्परेचर हो गया बेटा, एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, इसको बेटा आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। ना समझ में तो यू कैन आस्क मी। चलिए अब बात करते हैं, आपका नेक्स्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का भी इक्विलिब्रियम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये केवल अगर रिएक्शन
आपकी इरिवर्सिबल है तब तो कैटलिस्ट असर डालता है, बट रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो कैटलिस्ट उतना असर नहीं डालता है। चलिए अब इस पर बेस देखते हैं कि क्वेश्चन अगर होते हैं तो मैं आपको कराता हूँ बेटा। ये देखिए थोड़ा सा मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिया है यहाँ पे, इसके भी स्क्रीनशॉट लेना। ये बहुत शॉर्ट में दे रखा है, जो आप अब जो क्वेश्चन लगाएंगे लीस्ट चार्टलेस के तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएंगे अगर इनके थ्रू जो मैंने समझाया है वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको आज समझने की कोशिश करिएगा, इसे क्वेश्चन लगाइएगा, और किसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। ओके, और जितना मैं पढ़ा दूंगा बेटा उतना ही बेटा आपके एग्ज़ाम हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा। तैयारी करिए बेटा अच्छे से इसकी, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए मुझे समझाना पड़ेगा आप कुछ चीज़ें। देखिए ध्यान से, बहुत इजी हैं, आप पहले ही पढ़ चुके होंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब मान लीजिए HCl है बेटा, ये HCl जो डिकम्पोज होता है तो पूरा पूरा H प्लस और Cl माइनस में होता है, लेकिन जो वीक एसिड होता है लाइक एसिटिक एसिड, जब ये डिकम्पोज होता है बेटा तो ये डिकम्पोज होता है CH3COO माइनस एंड H प्लस। तो अगर देखिए ध्यान से तो ऊपर रिएक्शन दे रखी है आपको HCl, इसमें H और Cl दोनों कम्प्लीटली डिसोसिएट हुए हैं H प्लस और Cl माइनस में, जबकि CH3COOH वीक एसिड होता है क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट ना होकर बेटा पार्शियल डिसोसिएट होता है। अब पार्शियल डिसोसिएट का मतलब क्या हुआ कि CH3COOH पूरी तरीके से डिसोसिएट ना होकर उसे कुछ ही मोल, उसका कुछ ही पार्ट ऐसा होता है जो CH3COO माइनस और H प्लस में डिकम्पोज होता है। मतलब अगर HCl के हमने 15 मोल ले लिए, एग्जाम्पल है बेटा ये, तो H प्लस भी 15 मोल होगा और Cl माइनस भी 15 मोल ही होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं ऐसा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि CH3COOH कोशिश करता है कि हम कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, बट वो कुछ ही पार्शियल, उसे कुछ ही आयन जो होते हैं बेटा वो डिकम्पोज होकर बना पाते हैं उसके रिस्पेक्टिव आयन्स। तो चूँकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है तो क्या होता है कि CH3COOH डिकम्पोज हुआ एसिटेट आयन और H प्लस आयन, और ये दोनों वापस मिलकर फिर क्या बनाने लगते हैं, एसिटेट आयन इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। तो वीक एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं और जिनमें इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, और सॉलिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वो होते हैं जिनमें आयंस जो एटम्स और जो एसिड्स या बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग, वो अपने आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट या डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन किस में आती है, वीक एसिड या बेस में। तो पहले तो आपको एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए, ये आई होप आप जानते भी होंगे, पहले जो पढ़ाया गया है आपको कि H प्लस आयन जो HCl होता है वो जो एसिड्स होते हैं वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, जो सॉल्ट होते हैं वो एसिड बेस का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये सब पुरानी डेफिनेशन आपने पढ़ी होंगी। अब बेटा हम लोग लेटेस्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, तो जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा आपको वही आपका एक समझ लीजिए छोटा सा है ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस। ये बेटा आप पढ़ चुके हैं। आर्हेनियस ने ही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेसिस वो होते हैं जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब यही जो आर्हेनियस का एसिड कॉन्सेप्ट था बेटा, ये तो कई लोगों ने बताया माना भी, लेकिन बेस कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, और जब लास्ट में पढ़ेंगे आप तो एसिड बेस दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हो चुके होंगे इस आर्हेनियस से। ठीक, तो अगले जो टॉपिक होगा हमारा वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट का होगा। आज जो मैंने आपको लीस्ट चार्टलिस्ट पढ़ाया है उसको बेटा आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, उसके न्यूमेरिकल लगाइएगा। एसिड ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। वीक एसिड या वीक बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना होकर पार्शली डिसोसिएट होती हैं। ठीक, तो ये समझने की कोशिश करिएगा
इसको तैयार करिएगा और कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे बेटा।